दोस्तों जरा सोचिए, आपने पूरी जिंदगी मेहनत करके एक घर बनाया, जमीन खरीदी, दुकान खड़ी की या करोड़ों की प्रॉपर्टी जमा की। अब आप चाहते हैं कि आपके जीते जी आपकी प्रॉपर्टी आपके बच्चों के नाम हो जाए, ताकि कल को परिवार में बंटवारे का झगड़ा ना हो और प्रॉपर्टी कहीं जाए जहां आप चाहते हैं। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्री कराने पहुंचते हैं तो सवाल खड़ा हो गया कि कितनी स्टैंप ड्यूटी लगेगी। अगर प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख है तो क्या लाखों रुपए सिर्फ स्टैंप ड्यूटी में चले जाएंगे? और अगर प्रॉपर्टी 1 करोड़, 2 करोड़ या 5 करोड़ की है तो क्या होगा? दोस्तों, अब हरियाणा से आई एक ऐसी खबर है जो परिवार के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाले हजारों लाखों लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि जीवन काल में करीबी पारिवारिक रिश्तेदारों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर मिलने वाली 100% स्टैंप ड्यूटी छूट में नाती नातिन यानी बेटी के बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। यानी आसान भाषा में समझिए, अगर दादा या दादी अपनी संपत्ति अपने बेटे के बच्चों को देते हैं तो बात तो पहले से स्पष्ट थी, लेकिन अब बेटी के बच्चों यानी नाती नातिन को प्रॉपर्टी देने के मामले में भी वही छूट स्पष्ट रूप से लागू होगी। और मेरे हिसाब से इस खबर की असली अहमियत सिर्फ इतनी नहीं है कि स्टैंप ड्यूटी बच जाएगी। असली बात यह है कि सरकार ने उस पुराने भाषाई भ्रम को साफ कर दिया, जिसकी वजह से एक ही परिवार में बेटे के बच्चों और बेटी के बच्चों के बीच नियम को लेकर अलग अलग व्याख्या की स्थिति बन रही थी। अब पहले इस पूरे मामले को बिल्कुल जमीन से समझते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के मामले में एक शब्द का फर्क कई बार लाखों रुपए का फर्क पैदा कर देता है। हरियाणा सरकार ने 2014 में भारतीय स्टैंप अधिनियम 1899 की धारा 9 के तहत जीवन काल में परिवार के भीतर अचल संपत्ति के ट्रांसफर पर स्टैंप ड्यूटी में 100% रेमिशन यानी पूरी छूट देने का प्रावधान किया था। सरकारी व्यवस्था का मूल उद्देश्य यही था कि अगर परिवार का कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपनी प्रॉपर्टी अपने करीबी ब्लड रिलेशन को देता है तो सिर्फ इस ट्रांसफर की वजह से उस पर भारी स्टैंप ड्यूटी का बोझ ना पड़े। मौजूदा सरकारी ऑडिट रिकॉर्ड में भी 16 जून 2014 के सरकारी आदेश का उल्लेख मिलेगा, जिसमें माता पिता, बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोते पोतियां, भाई बहन और पति पत्नी के बीच जीवन काल में अचल संपत्ति ट्रांसफर पर स्टैंप ड्यूटी रेमिशन का प्रावधान दर्ज है। अब यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। अंग्रेजी भाषा वाले प्रावधान में ग्रैंड चिल्ड्रन शब्द था, लेकिन हिंदी संस्करण में पौत्र पोती शब्द का इस्तेमाल हुआ। आम बोलचाल में पौत्र पोती का अर्थ अक्सर बेटे के बच्चे यानी पोता पोती समझा जाता है, जबकि बेटी के बच्चे यानी नाती नातिन अलग रिश्ते के रूप में देखे जाते हैं। यही भाषाई अंतर कई मामलों में भ्रम पैदा करता है। अब आप इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए रोहतक में रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए की जमीन है। उनके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। वो तय करते हैं कि जमीन का एक हिस्सा बेटे के बेटे को और दूसरा हिस्सा बेटी की बेटी को देना है। अगर नियम की व्याख्या केवल पौत्र पोती तक सीमित कर दी जाए तो सवाल उठता है कि अब बेटी के बच्चे को भी वही छूट मिलेगी? यही वो सवाल था जिसे लेकर भ्रम पैदा हुआ। लेकिन अब हरियाणा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 24 जुलाई 2026 को शुद्धि पत्र जारी करके स्थिति को साफ की और इसे 13 अगस्त 2026 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। हरियाणा सरकार खुद अपने ई गजट को अधिकृत कानूनी डॉक्यूमेंट बताती है, जिसमें डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑर्डर प्रकाशित होते हैं। इस संशोधन में पौत्र पोती के साथ दोहता दोहती यानी नाती नातिन को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया। मतलब अब बेटे के बच्चे और बेटी के बच्चे दोनों को इस पारिवारिक श्रेणी में बराबर देखा जाएगा। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस खबर का मतलब ये नहीं कि हर तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पर हर व्यक्ति को अपने आप 0 स्टैंप ड्यूटी मिल जाएगी। नियम परिवार के भीतर निर्धारित रिश्तों और निर्धारित तरीके से होने वाले ट्रांसफ़र पर लागू होता है। इसलिए सिर्फ ये सुनकर कि हरियाणा में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र फ्री हो गया, सीधे रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच जाना समझदारी नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार का है, ट्रांसफ़र किस रिश्ते में हो रहा है, संपत्ति किसकी है, मालिकाना हक स्पष्ट है या नहीं, और ट्रांसफ़र सरकारी प्रावधान के दायरे में आता है या नहीं, इन सभी चीज़ों को देखना बेहद ज़रूरी है। यही वो जगह है जहाँ आम आदमी और एक प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की सोच में फ़र्क आता है। आम आदमी कहेगा स्टैंप ड्यूटी माफ़ है, अब रजिस्ट्री करा लो, लेकिन एक एक्सपर्ट सबसे पहले टाइटल चेन देखेगा, जमाबंदी देखेगा, म्यूटेशन स्टेटस देखेगा, मालिकाना हक देखेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि जिस व्यक्ति के नाम प्रॉपर्टी है वही व्यक्ति कानूनी रूप से उस ट्रांसफ़र करने की स्थिति में। क्योंकि स्टैंप ड्यूटी बच जाना अच्छी खबर है, लेकिन गलत टाइटल में रजिस्ट्री करा लेना आगे चलकर बहुत महंगा पड़ सकता है। अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि आखिर आम आदमी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है
कि बचत कितनी होगी। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है। अगर किसी सामान्य ट्रांसफ़र पर लागू होने वाली स्टैंप ड्यूटी के हिसाब से आपको बड़ी रकम देनी पड़ती, तो परिवार के भीतर पात्र ट्रांसफ़र में 100% छूट का मतलब उस स्टैंप ड्यूटी राशि की पूरी बचत हो सकती है। अब प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए मान लीजिए, यहाँ संभावित बचत और बड़ी हो सकती। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हो तो रकम बढ़ सकती, और 5 करोड़ की प्रॉपर्टी में तो स्टैंप ड्यूटी के स्तर पर अंतर लाखों रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ मैं खास तौर पर एक सावधानी जोड़ूंगा। बचत की सटीक रकम किसी 1% से तय नहीं की जा सकती, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी की वास्तविक गणना प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट्स और उस समय लागू स्टेट के नियमों के अनुसार होगी। इसलिए वीडियो में किसी एक काल्पनिक प्रतिशत को अंतिम आंकड़ा मानना गलत होगा। असली फायदा ये है कि पात्र पारिवारिक ट्रांसफर में सरकार ने 100% स्टैंप ड्यूटी रेमिशन की स्थिति को स्पष्ट कर दिया। और ध्यान रखिए, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन से जुड़े दूसरे खर्च एक ही चीज़ नहीं है। कई लोग कहते हैं कि सरकार ने स्टैंप ड्यूटी माफ़ कर दी तो पूरी रजिस्ट्री मुफ्त हो गई। ऐसा मान लेना ठीक नहीं है। किसी डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स, डीड ड्राफ्टिंग, एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन फीस और दूसरे सरकारी चार्जेस की स्थिति अलग हो सकती है। इसलिए परिवार के लोग जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करें तो स्टैंप ड्यूटी ज़ीरो को पूरी प्रक्रिया ज़ीरो कॉस्ट ना समझें। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए गुरुग्राम में किसी परिवार के पास 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। दादा चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद 3 वारिसों में डिस्प्यूट ना हो, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में ही संपत्ति का हिस्सा अपनी बेटी के बेटे यानी नाती के नाम करना चाहते हैं। यहाँ सबसे पहले ये देखना होगा कि ट्रांसफ़र किस कानूनी इंस्ट्रक्शन के ज़रिए हो रहा है और क्या वो इस रेमिशन के दायरे में है। अगर पात्रता पूरी होती है तो 100% स्टैंप ड्यूटी रेमिशन का फ़ायदा इंपॉर्टेंट आर्थिक लाभ दे सकता है। लेकिन मेरी बतौर रियल एस्टेट जर्नलिस्ट राय में इससे भी बड़ा फ़ायदा सक्सेशन प्लानिंग का है। यानी परिवार के बुजुर्ग अगर अपने जीवन काल में ही अपनी प्रॉपर्टी के बारे में साफ फैसला करते हैं तो आने वाली पीढ़ी में डिस्प्यूट की संभावना कम हो जाती है। लेकिन फिर वही चेतावनी, सिर्फ इमोशन में आकर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र मत कीजिए। एक बार आपने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी तो उसके कानूनी और आर्थिक परिणाम होते हैं। आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या आप पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं या हिस्सा। क्या आपके पास रहने के लिए पर्याप्त प्रॉपर्टी बची रही, क्या प्रॉपर्टी पर कोई लोन या लिटिगेशन है, क्या कोई को ऑनर है और क्या परिवार के दूसरे मेंबर्स के राइट्स प्रभावित होंगे। प्रॉपर्टी में एक गोल्डन रूल है, जो कागज़ पर साफ नहीं है वो भविष्य में डिस्प्यूट बन सकता है। अब वापस आते हैं सरकार के इस बदलाव पर। 2014 के आदेश में ब्लड रिलेशन को लेकर छूट दी गई थी। बाद में इस व्यवस्था की व्याख्या को लेकर जो कन्फ्यूजन सामने आया उसे अब 2026 के क्लैरिफिकेशन के साथ साफ कर दिया गया। ये बदलाव खास तौर पर उन परिवारों के लिए इंपॉर्टेंट है जहां प्रॉपर्टी की अगली पीढ़ी में बेटी के बच्चों को भी सीधे ऑनरशिप देना चाहते हैं। हमारे समाज में लंबे समय तक संपत्ति के उत्तराधिकार को लेकर बेटियों और उनके बच्चों के संदर्भ में कई तरह की सामाजिक और कानूनी धारणाएं रही। लेकिन आज जब परिवार सक्सेशन प्लानिंग को ज़्यादा गंभीरता से देखने लगे तब ऐसी स्पष्टता बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ एक और आंकड़ा समझिए, हरियाणा में 23 जिले और राज्य में बड़ी संख्या में ज़मीन, मकान, प्लॉट और दूसरी अचल संपत्तियां परिवारों के भीतर पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती। ऐसे में नियम में एक रिश्ते की स्पष्टता भी बहुत बड़ी प्रशासनिक राहत बन सकती है। सरकारी ऑडिट रिपोर्ट ने भी दिखा दिया था कि फैमिली ट्रांसफ़र के मामले में गलत रिश्ते या पात्रता की वजह से स्टैंप ड्यूटी रेमिशन को लेकर विवाद हुए और 20 इंस्ट्रूमेंट्स में गलत एग्जेम्पशन से राज्य के खजाने को 32.05 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान का मामला सामने आया था। यह आंकड़े हमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताता है। सरकार के लिए भी ये केवल पारिवारिक सुविधा का मामला नहीं बल्कि रेवेन्यू और सही डॉक्यूमेंटेशन का मामला है। इसलिए क्लैरिफिकेशन आने के बाद रजिस्ट्री ऑफिस में इंटरप्रिटेशन को लेकर कंसिस्टेंसी बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। अब मान लीजिए एक माँ के पास फरीदाबाद में 80 लाख रुपए का मकान है और वो अपनी बेटी के बेटे या नाती के नाम करना चाहती है। पुराने शब्दों की वजह से अगर अधिकारी या परिवार अलग अलग व्याख्या कर रहे थे तो मामला अटक सकता था। अब क्लैरिफिकेशन में धोता धोती और नाती नातिन को स्पष्ट रूप से जोड़ने का उद्देश्य यही है कि ऐसी एम्बिग्विटी खत्म हो। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार के इस क्लैरिफिकेशन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। कि आपके सामने भी कभी इस तरह की प्रॉब्लम आई, वो भी ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।